हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे समूह व कनिष्ठ सहायक वीडियो जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उनके बारे में। और आज की वीडियो रहेगी आपके उत्तराखंड समूह व पेपर हल का जो पार्ट 3 है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो रहेगी आपके जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था 2018 में, उस पेपर को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर रखा था, जिसमें हमने हिंदी का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से हमने टोटल 40 क्वेश्चन को यहाँ से डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इसमें आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर चैनल के माध्यम से और भी प्लेलिस्ट है जो कि आपको देखनी है, जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है आपको और वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और इंडियन हिस्ट्री जो आपकी भारतीय इतिहास है वो आपको देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने के लिए है यहाँ पर, तो ये भी आपके फ़ायदे रहेंगे। और साथ में उत्तराखंड का जो सिलेबस है टॉपिक वाइज उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए होगी तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आप कोई भी यहाँ पर पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कोई भी डाउट है उस चीज़ को आप यहाँ पर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए आज की वीडियो में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है जो कि आपके पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पर 41 क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि FEED का कोड 47 है और ट्री का कोड 91 है तो मीट का कोड क्या होगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं रीजनिंग के, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको देखना है इसको उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा रीजनिंग का बेसिक है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ पहले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो रीजनिंग के बेसिक में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे अगर ABCD है तो उसके नंबर सिस्टम आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इसमें इसकी पोजीशन होती है। तो यहाँ पर मैंने ABCD लिख रखी है, देखिए आप ऊपर से नीचे की ओर ABCD करके मैंने यहाँ पर M तक लिख रखा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे M के बाद N से ऊपर को लिख रखा है मैंने Z तक, और इसी को मैंने यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से इनकी नंबरिंग कर रखी है, इनकी पोजीशन की जो प्लेस वैल्यू होती है उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इनका प्लेस वैल्यू क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है इस सीरीज़ को अगर आप इस मेथड को आप अपनाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A का जो अपोजिट है वो Z है और B का अपोजिट Y है, C का अपोजिट X है, D का अपोजिट W है, E का अपोजिट V है और F का अपोजिट U है। इस तरीके से आप A to Z अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं। ये अपोजिट वाला जब क्वेश्चन आएगा मैं उसको तब ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप इनकी प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, जैसे A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, C की प्लेस वैल्यू 3 है, और अगर आप T की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे 20 हो गया, W की प्लेस वैल्यू 23। इस तरीके से सारी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपको फीड का कोड दे रखा है 47, ट्री का कोड दे रखा है 91 और मीट का कोड आपको पता करना है क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को आप क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसको इस तरीके से करना, जैसे मैंने इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको लिख लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो फीड है उसकी प्लेस वैल्यू लिख लिया। F का जो प्लेस वैल्यू होता है 6 होता है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है और D की प्लेस वैल्यू 4 होती है। तो सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन में अपनी अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे, यानी कि हम इसको क्वेश्चन करने के लिए हम क्या क्या तरीके सोच सकते हैं जिससे कि हमारा आंसर आ सकता है। तो पहला तरीका क्या है, जो भी ये प्लेस वैल्यू हैं इन सभी को आप ऐड कर दो, ठीक है, तो आपका आंसर आ सकता है। यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाले ने इस तरीके से बनाया हो कि इन सभी की जो प्लेस वैल्यू है इनको ऐड किया होगा, जैसे 6 5 5 4 को ऐड करके 20, यानी कि जो फीड है इसका कोड 20 भी हो सकता है एक तरीके से अगर दिखें तो। और इसका अन्य कोड क्या क्या हो सकता है और हम देख सकते हैं।
अगली अप्रोच क्या हो सकती है, जैसे कि हमने 6 और 5 यानी कि पहले के दो को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और लास्ट के दो को मल्टीप्लाई कर लिया और उनको फिर लास्ट में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे 6 पंजे 30 होता है, 5 को 20, और ये 20 और 30 को अगर हम ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से अन्य एक अलग मेथड देखते हैं जो कि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे पहले के दोनों को आपने ऐड कर लिया और बाद के दोनों को भी ऐड कर लिया, लास्ट के दोनों को भी ऐड कर लिया, और दोनों को फिर हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 और 5 11 होता है, 5 और 4 9, और 11 और 9 को मल्टीप्लाई करके 99 आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक अलग मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि इन सभी का आपको स्क्वायर कर लेना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे करेंगे आप, जैसे 6 5 5 4 है, इन सभी का आप स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड कर लेंगे, तो इस तरीके से एक नया कोड जनरेट हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अगर आप इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 102। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें अभी तक जो भी हमने 4 मेथड पढ़े हैं, इन मेथड से यहाँ पर आंसर नहीं आने वाला है। तो हमारी ये अप्रोच थी कि हमने किस तरीके से इसको समझने की कोशिश की। अब हम यहाँ पर सीधे से इसका आंसर पर आते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच इन्होंने लगा रखी है, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबकी अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो एफ़ की प्लेस वैल्यू है 6, ई की प्लेस वैल्यू है 5, और ई की प्लेस वैल्यू 5, और डी की प्लेस वैल्यू है 4। अगर एफ़ देखें तो पहला नंबर है, और ई देखें तो दूसरा नंबर, और ई देखें फिर तीसरा नंबर, और डी देखें तो चौथा नंबर। यानी कि इनको हमने क्या कर रखा है, इनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रखा है जैसे ये आए हैं। जैसे ई पहले नंबर पर आ रखा है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसकी प्लेस वैल्यू को, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पर है ई और इसकी प्लेस वैल्यू है 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया। इसी तरीके से 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 हमारा आ गया। और इन सभी को फिर लास्ट में आपने ऐड कर देना है, और ऐड करके फिर आपका आंसर आ जाएगा 47, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरीके से ट्री में भी यही अप्रोच इसने लगा रखी है। तो ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे जो ये अल्फ़ाबेट है, और अल्फ़ाबेट के जो भी नंबर पोजीशन है इनको आप नोट कर लेंगे। जैसे टी का है 20, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। अब इनका जो क्रम है किस तरीके से आ रहा है, जैसे टी आ रहा है फर्स्ट पर, तो 20 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब जिस तरीके से हमारा आंसर आएगा तो ये 91 ऐड करके आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में ये बताना था कि जो मीट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मीट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो एम की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 13, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, और ई की प्लेस वैल्यू 5 है, और टी की प्लेस वैल्यू है 20। अब इनको क्या करना है, पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से। यही तो क्रम चल रहा था ऊपर भी, पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है जो भी प्लेस वैल्यू है, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना है। तो अगर हम इनको ऐड करने की कोशिश करें तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो 118 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 118 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन। इसका अब हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा गिवन है। तो 118 इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 41 का ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, ये जो पुस्तक लिखी है किसने लिखी है, इसके लेखक का नाम आपने बताना है। ऑप्शन है आपके पास बद्रीदत्त पांडे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, या फिर गंगा दत्त उप्रेती। तो गंगा दत्त उप्रेती इसके राइट आंसर होंगे जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो कि सेंटर की होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है,
तो ये जो उत्तरदायी होती है आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा या फिर लोकसभा। तो लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, जो कि आपके उत्तराखंड का क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कब बुलाई गई थी, कहाँ पर बुलाई गई थी, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करें तो ये यहाँ पर आयोजित किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1940 में। तो उत्तराखंड में भी इसका यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी। तो ये कहाँ पर बुलाई गई थी, डाडा मंडी, जुगड़ू और जयहरी खाल और या फिर खैरा सैंड। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, डाडा मंडी। डाडा मंडी में है यहाँ पर जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम बैठक बुलाई गई थी उत्तराखंड में, और ये बैठक बुलाई गई थी आपकी 1940 में, ठीक है। और इसमें जो प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे तो उनका नाम है यहाँ पर जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है। तो जगमोहन सिंह नेगी इनका नाम है, जो कि पहले सत्याग्रही थे जो कि उत्तराखंड से यहाँ पर सेलेक्ट किए गए थे। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि जो पहले सत्याग्रही हैं उत्तराखंड के सत्याग्रह में, तो वो कौन है, तो उनका आंसर हो जाएगा जगमोहन सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जुआरी नाम है, तो जुआरी किसका नाम है, यहाँ पर एक फसल का नाम है, एक नदी का, नहर का या फिर झील का। तो ये जो जुआरी नाम है एक नदी का नाम है, और ये जो नदी आपकी प्रवाहित होती है ये नदी प्रवाहित होती है आपकी गोवा में। तो गोवा में एक अन्य नदी भी है, मांडवी नदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या पता इस बार मांडवी नदी के बारे में पूछ लें। तो जुआरी नदी आपके पश्चिमी घाट, जो आपका पश्चिमी घाट ये वाला इलाका है पश्चिमी घाट का, तो यहाँ से निकलते हुए ये अरब सागर में आके अपना मुहाना बनाती है, और जो कि गोवा के पास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नुकटंग देवी की पूजा की जाती है, किस समुदाय में नुकटंग देवी की पूजा की जाती है। तो आपके ऑप्शन है रंग समुदाय में, थारू समुदाय, बोक्सा समुदाय या फिर वनरावत समुदाय। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रंग कम्युनिटी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें नुंगटन देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इस्टेब्लिश कब हुआ था इंडिया में, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है 1950, 1949, 1952, 1951। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। तो अगर हम 1952 की बात करें तो अगस्त 1952 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, जब यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कभी कभी कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं एनडीसी के, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 48वां क्वेश्चन, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ऑप्शन है आपके पास तुवेरा, बाजियो, तिमली या फिर उपरोक्त सभी। तो भोटिया जनजाति के जो यहाँ पर लोकगीत दिखा रखे हैं ये सभी इनसे संबंधित हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास, सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कैलेंडर से भी पूछा जा सकता है। तो कैलेंडर का क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सौजन्या, ये 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, ठीक है। अगर हम देखें तो 1 से लेकर 9 तक, तो अगर मैं इसको आज मानूँ 1 तारीख है और यहाँ पर 9 तारीख इसको मानूँ मैं, तो ये 9 तारीख को क्या है, आज से 9 दिन पहले ये क्या गई, पिक्चर देखने गई, यानी कि फिल्म देखने गई। तो इस तरीके से टोटल जो हमारे पास दिनों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 10 दिन, क्योंकि हम आज का दिन भी काउंट करेंगे और जिस दिन वो पिक्चर देखने गई उस दिन का भी अगर हम काउंट करेंगे, तो इस तरीके से टोटल 10 दिन हो जाते हैं। तो अगर हमें, आपको पता होगा कि जो कैलेंडर है
जो सप्ताह होते हैं, वीक में जो नेम होते हैं, वीक के नेम, सप्ताह के दिनों के नाम, वो अपने आप को हर 7 दिन के बाद रिपीट करते हैं। जैसे आज हमारे पास सोमवार है, तो अगला सोमवार जो आएगा वो 7 दिन बाद आएगा। तो इस तरीके से जो भी डे हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं, कब? 7 दिन बाद। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि जो 9वां दिन था उस दिन क्या है? बृहस्पतिवार। तो 9वें दिन के अंदर अगर बृहस्पतिवार है तो इससे पहले ये दिन क्या कहते हैं, ये रिपीट कब करेगा? जब ये होगा 9 में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे, तो क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट करता है, तो 7 दिन के बाद रिपीट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 9 में से 7 को अगर हम माइनस करेंगे, ये दूसरा दिन हो जाएगा। तो हमें पहले दिन की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो 7वें दिन बृहस्पतिवार है, दूसरे दिन बृहस्पतिवार है, तो पहले दिन क्या हो जाएगा? ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। यहाँ पर टोटल 10 दिन होंगे, ठीक है, क्योंकि हम टोटल 10 का अगर हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल 10 दिनों की बात कर रहे हैं, तो टोटल 10 दिन हो गए। 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 को आ जाएगा यहाँ पर बृहस्पतिवार, फिर 2 को आ जाएगा यहाँ पर बृहस्पति, शुक्रवार, और 1 को आ जाएगा शनिवार। तो 1 को यहाँ पर जो पहला दिन है वो हो जाएगा शनिवार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है। तो गढ़वाल का बारदोली नाम से किस स्थल को जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डाडा मंडी, जुगड़ू, सियासैंण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गढ़वाल का जो बारदोली है इसको हम गुजड़ू के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ठीक है। 50 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आपके पौड़ी में है, ठीक है। ये जो जुगड़ू स्थान है ये है आपके पौड़ी में। ये जो आंदोलन किया गया था बारदोली, तो इसका जो समय है वो है 1942 का। 1942 में यहाँ पर ये बारदोली आंदोलन हुआ था यहाँ पर। और इसके जो नेता हैं, इसके जो बारदोली के आंदोलन के नेता थे, इनका नाम है राम प्रसाद नौटियाल। तो राम प्रसाद इनका नौटियाल इनका नाम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राम प्रसाद नौटियाल, जिनको यहाँ पर गढ़वाल के बारदोली नाम से जाना जाता है। और ये स्थल कौन सा है? गुजड़ू। और ये कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है 51। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जैसे कि 1 वर्ग किलोमीटर का ये एक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये इसका जनघनत्व कहलाता है। तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत यहाँ पर 189 लोग रहते हैं, यानी कि 189 लोग रहते हैं। तो इसीलिए जो उत्तराखंड का जनघनत्व है वो 189 है। अगर हम देश के बात करें तो देश का जो जनघनत्व है 382 है, ठीक है। इंडिया का जो जनघनत्व है वो 382 है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का स्थान कौन सा आता है जनघनत्व में, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए 26 वाला स्थान, ठीक है। 26वां स्थान यहाँ पर उत्तराखंड का है, जो कि आपको जनघनत्व में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। आपको मैच करने के लिए बोल दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि आपको मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए है लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी, विष्णुगाड़ परियोजना रुद्रप्रयाग, मानेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी, और सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। इनमें से कौन सी परियोजना है जो कि आपको सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उत्तरकाशी में यहाँ पर भागीरथी नदी है जो कि प्रवाहित होती है, तो उसी भागीरथी नदी पर ये लोहारी नागपाल परियोजना स्थित है। अगर हम विष्णु प्रयाग परियोजना की बात करें तो विष्णु प्रयाग परियोजना आपको देखने को मिलेगी चमोली ज़िले में। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रुद्रप्रयाग आपको बता रखा आंसर में। इसका आंसर होना चाहिए था यहाँ पर चमोली ज़िला। और चमोली में भी ये अलकनंदा नदी के किनारे में यहाँ पर विष्णुगाड़ परियोजना चलाई जा रही है। फिर ऑप्शन आपके पास सी मनेरी भाली परियोजना। तो मनेरी भाली परियोजना आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको भागीरथी नदी के में, ठीक है। तो भागीरथी में यहाँ पर मनेरी भाली परियोजना। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में, ये भी आपका सही आंसर है।
तो इसलिए इसका जो मैच नहीं कर रहा है, सुमेलित नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वगार परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश का संस्थापक आपको बताना है कि इनमें से कौन है। तो चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, श्रीगुप्त या फिर कुमार गुप्त। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है। हरिदत्त कापड़ी का संबंध आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, जो कि आपको स्पोर्ट के जो प्लेयर हैं उनका नाम आपको दे दिया जाएगा और उनसे संबंधित आपको गेम बताना होगा कि वो किस खेल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हरिदत्त कपाड़ी की, ये आपके बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन देखते हैं आप, 55वां क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अगर बात करें 55 का, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में गढ़नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा और एक हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर पवार वंश का एक शासक था जिसका नाम है श्याम शाह। ये गया था मुग़ल साम्राज्य में, यहाँ पर दिल्ली में जो साम्राज्य चल रहा था मुग़ल, तो वहाँ पर मुग़ल बादशाह था जहांगीर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुग़ल बादशाह के वहाँ पर ये गया था, तो ये इसका नाम होगा जहांगीर। तो जहांगीर से मिलने के बाद जहांगीर इससे प्रसन्न होकर एक घोड़ा और एक हाथी इसने भेंट कर दिया था इसको, और लाहौर नामक स्थल पर ये मिला था। कहाँ पर मिला था? ये लाहौर में मिला था। और जो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, इसमें इसने इसका वर्णन किया गया है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 छात्रों का भार का औसत 40 किलोग्राम है। यदि उनके अध्यापक का भार सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का आपको भार बताना है। यानी कि अगर हम क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लास है, क्लास में 39 स्टूडेंट हैं, 39 यहाँ पर छात्र हैं, और इनका जो एवरेज वेट है, इनका औसत भार है वो कितना है? 40 kg। ठीक है, इनका जो औसत भार है वो कितना है? 40 kg। अगर आपने इसमें टीचर को भी ऐड कर दिया तो यानी कि एक व्यक्ति और ऐड हो गया, टोटल व्यक्ति कितने हो गए? अब 40 व्यक्ति हो गए। तो 40 व्यक्ति जैसे ही हो गए तो इनके टीचर के आने की वजह से जो इसके भार में वृद्धि हुई, औसत भार में, जो ये पहले 40 kg औसत भार था, इसमें वृद्धि होकर 800 ग्राम की यहाँ पर वृद्धि हो गई। तो अब हमें बताना है कि जो एक नया टीचर इस ग्रुप में ऐड हुआ था, इसका वेट कितना होगा, इसका भार कितना होगा। तो अगर हम औसत की बात करें तो औसत क्या होता है, पहले आप इसको देख लीजिएगा। औसत होता है कुल योग बट्टा कुल संख्या। ठीक है, कुल योग बट्टा कुल संख्या। जैसे आपके पास मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास संख्याएं हैं 1 2 3 4 और 5। ये 5 संख्याएं हैं, इनका आपको औसत निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? आप इन सभी को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है? यहाँ पर 5 संख्याएं हैं। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 15/5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। यानी कि जो 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं हैं, इनका जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो औसत कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर औसत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 39। अगर ये एक विद्यार्थी है, इस तरीके से यहाँ पर अगर हम चलें तो टोटल इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 39 विद्यार्थी हैं, 39 छात्र हैं इसमें। और औसत किलोग्राम इनका जो भार है वो है 40 kg। औसत का मतलब होता है सभी में बराबर बांट देना, यानी कि जैसे जो 40 है वो सभी का वेट मान लिया जाता है औसत में। अगर औसत भार की बात करेगा तो सभी का जो वेट है वो 40 kg माना जाएगा। जैसे पहले का भी 40 kg हो गया, दूसरे का भी 40 हो गया, तीसरे का भी 40, और इसी तरीके से जो 39 है इसका भी 40। यानी कि सभी जो छात्र हैं इनका जो वेट है वो 40 kg यहाँ पर हम देख सकते हैं औसत के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में ये कहा कि एक व्यक्ति और आ गया, इसमें टीचर ऐड हो गया।
तो पहले व्यक्ति से लेके 39 तक तो ठीक ही था, पहले 40-40 kg वेट था इनका। एक व्यक्ति और आ गया जो कि है 40वां व्यक्ति, जो कि है इनका अध्यापक। तो इसके आने से यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई? 800 ग्राम की वृद्धि हुई। भार में, औसत भार में वृद्धि हो रही है 800 ग्राम की, यानी कि सभी में वृद्धि होगी। ठीक है, तो 800 ग्राम की जितने भी 1 से लेकर 40 तक विद्यार्थी हैं, टीचर को मिलाकर सब में 800 ग्राम की क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, तो 800 ग्राम की इस तरीके से सभी में वृद्धि होगी। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर? 40 संख्याएं हैं, और 40 में सब में 800 की वृद्धि हो रही है, तो टोटल हम इसको 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ पर कुल वृद्धि पता चल जाएगा। यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर हम 800 की कुल वृद्धि हो रही है, औसत में वृद्धि हो रही है, तो औसत मतलब सभी में वृद्धि हो रही है, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। इसी तरीके से 40 के 40 जो यहाँ पर व्यक्ति हैं, टीचर को मिलाकर सभी में 800 ग्राम की वृद्धि हो रही है। तो अगर हम टोटल वृद्धि की बात करें तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा? हम इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे 800 को, तो 8 चौको 32, और कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। ये किस में आया? ऑप्शन आपका आया ग्राम में, तो 32,000 ग्राम इसका राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर वृद्धि हो रखी है भार में। कितनी वृद्धि हो गई अब भार में? आपको देखने को मिलेगा 29,000 ग्राम की। अगर मैं इसको किलोग्राम में बदलूं, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम में छात्रों का वेट दे रखा है औसत, तो ऑप्शन में भी हमको किलोग्राम में है, तो 1000 से भाग कर देंगे। तो 1000 से भाग कर देंगे, यहाँ पर 32 था आंसर। ठीक है, तो 32 यहाँ पर इसका केजी में आ जाएगा वेट। तो ये जो 32 केजी वेट बढ़ा है, ये किसका कब बढ़ा है? जब इनमें एक व्यक्ति अन्य आ गया था, जो कि टीचर सम्मिलित हो गया था। तो एक व्यक्ति के आने से इसमें 32 केजी का वेट का वृद्धि हो गई। किसमें? जो इनका औसत भार था। औसत भार कितना था? 40। 40 में कितने की वृद्धि हुई? जो कि टीचर के आने से हुई है 32। तो यानी कि इस टीचर का वेट कितना होगा? 32 और 40 72। तो 72 केजी इसका वेट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो काशीपुर में एक मेला लगता है जो कि प्रसिद्ध है यहाँ का, जो कि बाल सुंदरी देवी का जो मंदिर है वहाँ पर लगता है। रामनवमी मंदिर मेला, गौचर मेला, चैती मेला या फिर कुंभ मेला। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चैती मेला, ऑप्शन सी। चैती मेला यहाँ पर काशीपुर में लगता है, जो कि उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है 59, अटल पेंशन योजना सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है। जो अटल पेंशन योजना है, इसमें सम्मिलित होने की अधिकतम आयु कितनी है? 30 वर्ष से 40 वर्ष से 45 या फिर 50। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 वर्ष यहाँ पर इसकी आयु रखी गई है। 40 वर्ष तक आप अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकते हैं, और जैसे ही आपको 60 वर्ष हो जाएंगे तो 60 वर्ष बाद ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो अटल पेंशन अगर योजना की बात करें तो इसका जो स्थापना की गई थी, यानी कि ये शुरुआत कब हुई थी, ये आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा तो 1 मई 2015। तो 1 मई ऑफ 2015 से ये अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, मोदी जी के द्वारा ये शुरू की गई थी 2015 में, और कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, ये कहाँ पर शुरू की गई थी? कोलकाता में शुरू की गई थी अटल पेंशन योजना। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका करंट अफेयर से संबंधित। मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जो कि 2016 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2016 का ये करंट अफेयर है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर भी देखनी है, आपके एग्जाम में आते हैं। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, जो कि आपको घर के लिए है, होमवर्क के लिए है। इसका क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। किस प्रकार की मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है? बेलनाकार, आयताकार, त्रिकोणाकार या फिर गोलाकार। तो इन ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। तो अगली वीडियो में फिर से हम लेके आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपको हम 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। थैंक यू।